भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। मौर्य साम्राज्य का समय ईसा पूर्व 322 से लेकर ईसा पूर्व 185 तक का रहा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य 10 पीढ़ी तक सत्ता पर आसीन रहा था। यानी कि मौर्य की 10 पीढ़ी मिलाकर 137 वर्ष मौर्यों का शासन रहा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और सम्राट अशोक ये तीन मिलकर ही 90 वर्ष सत्ता पर काबिज रहे और कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालीसुक मौर्य, देववर्मन मौर्य, शतधन्वन मौर्य, बृहद्रथ मौर्य के साथ 9 लोग मिलकर सत्ता पर 47 वर्ष तक काबिज रहे, जिसमें सबसे कम समय तक कुणाल 4 वर्ष और बृहद्रथ 2 वर्ष सत्ता पर आसीन होने वाले सम्राट हैं। सम्राट अशोक के बाद से ही कुणाल मौर्य के शासन काल से मौर्य साम्राज्य का शासन कमजोर होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप देश के दक्षिणी भाग पर सातवाहन साम्राज्य का उदय तो पश्चिमी क्षेत्रों पर हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सम्राट अशोक का विशाल साम्राज्य वाला क्षेत्र, जिसे उस समय जम्बूद्वीप कहा जाता था, उस जम्बूद्वीप का क्षेत्र सिमटकर छोटा होता जा रहा था। सम्राट अशोक के मात्र 47 वर्ष बाद ही जम्बूद्वीप के छोटे से भूभाग मगध देश पर शुंग वंश का उदय होता है। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व के लगभग जम्बूद्वीप के भूभाग पर 3 शासकों का सत्ता संचालन स्थापित हो जाता है, जिसमें पश्चिम के क्षेत्रों पर हिंद बैक्ट्रियाई की सत्ता, तो दक्षिण के क्षेत्रों पर सातवाहन की सत्ता और बीच वाले भूभाग मगध पर पुष्यमित्र शुंग की सत्ता स्थापित हो जाती है। ईसा पूर्व में इन तीनों शासकों के अपने अपने क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में साक्ष्य प्राप्त है, जिसकी वजह से इस कड़वी सच्चाई को इनकार करना उचित नहीं है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, जो आज मध्य प्रदेश के सतना के पास भरहुत नामक स्थान में अवस्थित है। अंग्रेजों के समय भरहुत से पुष्यमित्र शुंग काल का काफी साक्ष्य मिला है। ज्यादा जानकारी हेतु सम्यक प्रकाशन की पुस्तक वैदिक युग का घालमेल पढ़े। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के भ्रमिक समुदाय ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु कहे या अपने विरोधियों को दिग्भ्रमित करने हेतु कहे, इन 3 शासकों में से शुंग और सातवाहन को वैदिक समर्थक शासक बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन आज तक इनके वैदिक होने का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य किसी ने नहीं दिखाया है। वही दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्रों से आने की वजह से हिंद बैक्ट्रियाई शासकों को विदेशी यमन शासक बोला जाता है। लेकिन इन तीनों का जो साक्ष्य है वह सभी सम्यक संस्कृति को मजबूत करने वाला है। इसके लिए कोई कितना भी कुछ लिखे या चिल्लाए, लेकिन उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य को कोई थोड़े ही बदल सकता है। सबसे पहले पश्चिमी भागों से आने वाले हिंद बैक्ट्रियाई के यवन यूनानी शासक डेमेट्रियस प्रथम अथवा दमित्र आज का संस्कारित शब्द था, जिस दमित्र के बारे में यह धारणा बैठा दी गई है कि यह शासक अपने नाम में त्र का उपयोग करता था और साथ ही यह संस्कृत भाषा का लेखन करता था, जबकि उसका स्वयं का नाम लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है, जिस पर उसने अपना नाम धम्मलिपि द्वारा मधुरंग अपयतो यवन राजा दिमित लिखवाया था, यानी कि कलम कसाई द्वारा इसके नाम का संस्कार करने से पहले पाली भाषा में इसके नाम का लेखन दिमित स्वरूप में होता था। जैसे जैसे मौर्यों की सत्ता कमजोर पड़ रही थी, वैसे वैसे पश्चिम से यूनानी शासक पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में अपने पैर फैलाते जा रहे थे। यह सिर्फ पुस्तकों द्वारा लिखकर बताने की बात नहीं, बल्कि उसका जीता जागता प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। सातवाहन द्वारा पूना और मुंबई के बीच लोनावाला के पास कार्ला स्थान पर एक गुफा में चैत्य का निर्माण कराया जा रहा था। उस चैत्य निर्माण में यवन द्वारा काफी सहयोग किया गया था।
साथ ही उस सहयोग की प्रामाणिकता हेतु यवन शासक द्वारा प्रदत्त खंभों में धम्मलिपि द्वारा थबोदान लिखवाया गया था, जिसे आप लोग चित्र में देख वो पढ़ सकते हैं। धेनु काकटा यवनस यस्वा धनाना थबो धानम। इतना ही नहीं बल्कि यवन शासक सम्यक संस्कृति के अनुयायी थे। इसका प्रमाण उत्खनन में प्राप्त यवन शासक द्वारा प्रचलित कई मुद्रा सिक्का में मिला है, जिस पर धम्मचक्र चैत्य हाथी का निशान मिला है। उसका सेनापति मिनांडर था। मिनांडर आगे भगवान बुद्ध का अनुयायी बनकर मिलिंद के नाम से काफी मशहूर हुआ था, जिसके नाम से आज मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक काफी प्रसिद्ध है और वह त्रिपिटक का हिस्सा भी बन चुकी है। पश्चिमी भाग से देश में जितने भी शासक आए वे सभी लोग समय के साथ सम्यक संस्कृति वाली संस्कृति में विलीन होते चले गए हैं। उसमें से किन्हीं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व आगे नहीं बचा। अब जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व बचा ही नहीं या बना ही नहीं, तो उसको आज कोई अलग नाम व पहचान कैसे दे सकता है। वे सभी लोग विदेशी होते हुए भी आगे इस देश की सम्यक संस्कृति वाली सामाजिक वेशभूषा में रंग कर देश की मिट्टी में विलीन हो गए थे। शक शासक रुद्रदमन द्वारा जूनागढ़ में एक अभिलेख लिखा गया था, जिसे आज के ब्रह्मवंशी लेखक संस्कृत का अभिलेख कहते हुए भ्रम का पुलिंदा बना रहे हैं। आज एक एजेंडा के तहत निश्चित लेखन करने वाले ब्रह्मवंशियों का एक ही लक्ष्य होता है कि नव शिक्षित वर्गों के खाली दिमाग में मिथ्या व्यवस्था को स्थापित करो, और अगर किसी कारणवश वह मिथ्या व्यवस्था का अन्यायी नहीं बन पाता है तो वैसे लोगों के दिमाग में वास्तविक जानकारी से दूर ले जाकर उसके दिमाग में भ्रम पैदा कर दो। इसी कारण ब्रह्मवंशी लेखकों ने भारतीय पाठ्य पुस्तक में जूनागढ़ अभिलेख की लिखावट को संस्कृत भाषा की लिखावट कहते हुए आमजन के मानस पटल पर बैठा दिया है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि आज के कई विद्वानों का मानना है कि संस्कृत का प्राचीनतम साक्ष्य रुद्रदामन तृतीय के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ब्रह्मवंशी लेखक ने रुद्रदामन अभिलेख के बारे में हिंदी टेक्स्ट जो लिखा है वो इस प्रकार है। रुद्रदामन ने इस अभिलेख पर संस्कृत भाषा में एक संदेश लिखा था, जिस संदेश में नीचे का कुछ अंश इस प्रकार है। 1000 वर्षों तक गायों और ब्राह्मणों के लिए और अपनी धार्मिक योग्यता और प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए। यह उल्लेखनीय है कि आज के विद्वान इस अभिलेख में वर्णित इस शब्द को संस्कृत का शब्द मानते हैं, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। अब यहाँ ध्यान दे कि आज के समय में यह अभिलेख बिल्कुल ही धुंधला हो गया है, जिस वजह से पूरा अभिलेख पढ़ना कठिन प्रतीत होता है। फिर भी निश्चित लेखन करने वालों ने जिस पंक्ति पर ब्राह्मण और धार्मिक बातों का अनुवाद किया है, उस पंक्ति पर ब्राह्मण और धार्मिक लिखा हुआ नहीं है। आप लोग अभिलेख में निशान लगे भाग को देखें। उस पर ऊपर की पंक्ति में बमन और ठीक उसके नीचे धम्म लिखा है। आपको कहीं से भी ये शब्द बमन और धम्म संस्कृत के शब्द लगते हैं? आज यह बात तो सभी को मालूम है कि बमन और धम्म संस्कृत का शब्द नहीं है। यह शुद्ध रूप से सम्यक संस्कृति का समृद्ध शब्द है। जिस बमन का अर्थ विद्वान और धम्म का अर्थ गुण, स्वभाव, लक्षण होता है, इस शब्द का ब्रह्मवंश वालों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मवंशियों का उदय तथाकथित कुछ लोगों में धूर्तता, मक्कारी, दुराचारी, लोभी प्रवृत्ति पनपने की वजह से हुआ था। और जिस वर्ग या समूह में धूर्तता, मक्कारी, लोभ या दुराचार प्रवृत्ति का समावेश हो, वह वर्ग या समूह विद्वान कैसे हो सकता है? यह निश्चित ही किसी गुप्त या प्रकट एजेंडे से प्रेरित होकर लेखन करने वाले लोग हैं। इन लोगों का लेखन और शोध का कार्य एक सुनिश्चित योजना के तहत बहुत ही साजिशपूर्ण ढंग से पक्षपात युक्त होता है। इन लोगों द्वारा किए गए दूरदर्शितापूर्ण सूक्ष्म प्रवृत्ति के पक्षपातों तथा अपराधों का सामान्य बुद्धिमत्ता वाले विद्वान तथा आमजन बिल्कुल ही नहीं समझ सकते हैं।
ऐसे लोग किसी गलत तथ्य, मान्यता, सिद्धांत या चरित्र पात्र को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित करने हेतु सच दिखाने वाले झूठे तैयार किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों का सहारा लेते हैं। यह लोग दिमाग से बहुत ही शातिर तथा स्वभाव से मूलतः अपराधी या धूर्त प्रवृत्ति के होते हैं। अतः इस श्रेणी के इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तकों, ग्रंथों तथा अन्य प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की गहन वैज्ञानिक जांच परख जरूरी है। आंख बंद करके उनके ग्रंथों तथा निष्कर्षों को प्रमाण मान लेना उनके बिछाए गए शातिर बौद्धिक जाल में अपने को आसानी से फंसाने के समान होगा और फिर उनके गुप्त एजेंडे के अनुसार उनके शोषण का शिकार बनना होगा। समुद्री डाकुओं की तरह ही ऐसे लोग इतिहास, संस्कृति तथा धर्म के क्षेत्र में सक्रिय शातिर, बौद्धिक अपराधी और लुटेरे हैं, जिन्हें उनकी मॉडस ऑपरेंडी अध्ययन कर बौद्धिक हथियार से ही नष्ट किया जा सकता है।